हमारे देश की बड़ी विचित्र विडंबना है कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए सब याद रखते हैं और समय की तेज रफ्तार के साथ उनके देश प्रेम भावना व देश सेवा सब भूल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसी देशभक्त भारतीय सेना के जगमाल सिंह की, जिन्होंने 19 नवंबर 1962 को बम्बोलिया कला का नाम रोशन करते हुए भारत माता के चरणों में अपना बलिदान दिया था। ऐसे शहीद भक्त ये नहीं बल्कि अनेकों कहानियां हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए जानते हैं पूरा जीवन। मैं भारतीय सेना के आर्ध कोर से कर्नल जगमाल सिंह बोल रहा हूँ। आज 60 वर्ष हो गए हैं मुझे शहीद हुए। व्यक्तिगत तौर पर कभी बोलकर आपको अपनी भावनाएं नहीं बता पाया, पर आज मैं इस लेख के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। अधिकांश लोगों को तो आज ये भी नहीं पता कि जगमाल सिंह कौन थे, कब शहीद हुए, किन परिस्थितियों में शहीद हुए। मैं भारतीय सेना के अर्ध कोर में तैनात था। वर्ष 1962 में अचानक भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरी बटालियन को चीन सीमा पर युद्ध में भेजा गया, जहां भारी तोप और गोला बारूद तोपों से चलाकर चीन को भारत की सीमा से खदेड़कर भगाने की जिम्मेदारी हम पर थी। वह 1962 की सर्द भरी रात थी जब मैं कंपनी कमांडर के आदेशों पर अपने LMG गन के साथ बंकर पर तैनात था। हम कुछ 100 की संख्या में, सामने हजारों चीनी सैनिक। उस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि सेनाओं को ठंड से बचाने वाले उपकरण, जूते और वर्दियां दे सके। साधारण सूती फौज की वर्दी और साधारण फौजी जूते पहने अपनी कंपनी कमांडर के आदेश पर कंपनी के साथ दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। एक तरफ बर्फीली सर्द हवाएं, दूसरी तरफ चीन की सेना और दनदनाती आती गोलियां और रॉकेट। इन सब के बावजूद हमारे अंदर जज्बा था तो सिर्फ एक की कि गांव और मातृभूमि की हर हाल में सुरक्षित रखना है, भले ही आज हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। ये भावना सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सभी देशभक्त की होती है। बात उस वक्त की करता हूँ जब अचानक रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच चीन की ओर से तेज हमला शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारा गोला बारूद भी खत्म होने लगा। हमने सप्लाई के लिए मैसेज भेजे। अचानक मैदान पर बने कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क टूट गया। हमारी कंपनी के साथ उन सफ़ेद बर्फ में तिरंगे के रंग में समा गए। फिर हमारे लिए कभी सूरज नहीं उगा और गांव बम्बोलिया कला में खबर आई कि जगमाल सिंह भारत माता की सेवा में शहीद हो गए। हर जवान का शरीर शहादत के बाद उसके गांव आता है। विधिवत राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होता है, लेकिन मेरी तो देह भी मेरे गांव ना पहुंच सकी। पहुंचा तो बस वर्दी और सामान ही। आज 60 वर्ष हो गए। किस हालत में मेरा शरीर कहाँ गया यह कोई नहीं जानता। जब मैं 1962 में युद्ध के लिए जा रहा था तो पूरा बम्बोलिया गांव ढोल बाजे के साथ मुझे लबान गांव तक छोड़ने गया था, इस विश्वास से कि मैं गांव का नाम रोशन करूंगा। और मैंने आपके विश्वास को बरकरार रखा, स्वयं को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। हर साल गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। गांव में सारे जनप्रतिनिधि माला पहनाते हैं। मेरा तो शहीद स्थल तक नहीं बना। मैंने जीवन देकर भारत माता की सेवा की, लेकिन मेरी याद में विद्यालय और अस्पताल मांगा था, पर वो भी ना मिला। वहीं मेरे परिवार का मेरे जाने के बाद क्या हुआ ये तो मुझे पता भी नहीं है। ये कहानी हर शहादत की है जो देश के लिए अपने परिवार को छोड़कर सीमा पर दुश्मनों के बीच में। आज मेरा परिवार चंद जरूरतों की चीज़ों के लिए दफ्तरों और प्रशासनों के चक्कर काटने पर मजबूर है। नमस्कार, मैं हूँ टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। आज हम 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय सेना कोर के जगमाल सिंह जी के परिवार से मिलने आए थे, उनसे बात करने आए थे। उनके जीवन में उन सभी तरह की तमाम जानकारी हम उनके परिवार से लेने आए हैं। हम आपको बता दें कि वो भारतीय सेना आयुध कोर में 19 नवंबर 1962 में उन्होंने अपने गांव
बम्बुलिया कला का नाम रोशन किया था और भारतीय सेना के रूप में अपनी एक छवि बनाई थी। आज हम उनके परिवार से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या देश के लिए क्या क्या बलिदान दिया, उन सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि देश उनकी शहादत को भुला चुका है, लेकिन हम एक बार फिर जननायक के माध्यम से उनकी शहादत को याद दिलाएंगे। तो जी बताइए सर, कैसा था उनका जीवन, क्या योगदान रहा उनका? वो किशोरावस्था में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उस ज़माने में जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, 33 किलोमीटर तक खेलने के लिए जाया करते थे वो। और उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी और वो कोटा बीसीसी में पढ़े हुए थे। वो होनहार थे, व्यवहार कुशल थे। जब उनकी आखिरी विदाई हुई गांव से, वार की सूचना गांव में ही थे जब वार शुरू हो गया था, तो वहाँ से बैंड बाजों के साथ में जो है उनकी विदाई हुई। और रेलवे स्टेशन लाखेरी पड़ता है, तो वहाँ से गांव से कम 16-17 किलोमीटर दूर गांव के लोग बड़ी संख्या में उनको सी ऑफ करने गए थे। ऐसा उनका व्यवहार था। उनके जीवन के बारे में आप कुछ बताइए, जो उन्होंने देशभक्ति की जो मिसाल कायम की थी। अब मेरा तो उस टाइम पे मैं तो 3-4 वर्ष का था, तो मुझे तो अब इस बारे में ज़्यादा ध्यान है नहीं लेकिन देश के प्रति उनकी वो भावना थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो पुलिस की नौकरी छोड़ के ही गए थे ऑन ड्यूटी। कितने साल उन्होंने पुलिस में काम? उन्होंने पुलिस में 3 वर्ष तक सर्विस की थी। घर से बिना बताए वो डायरेक्ट सवाई माधोपुर से कोटा आ गए और कोटा भर्ती दफ्तर में भर्ती होके और चले गए। उनका ट्रेनिंग सेंटर था नासिक, वहाँ से लेटर आया, तब जाके घर वालों को पता लगा कि मेरा बेटा फौज में हो गया। ऐसा मेरे माता पिता बताया करते थे। कब गए थे वो? अब देख लें आप कि उनकी 5 साल की सर्विस रही होगी 62 से। अब देख लें आप, शायद मेरे ख्याल से 58 में इस तरह से भर्ती हुए थे। कि सेना में भर्ती थी, उसमें क्या क्या योगदान था, उन्होंने किस युद्ध में वो शहीद हुए थे? वो चीन भारत युद्ध में शहीद हुए थे। उस वक्त हमारी आर्मी इतनी साधन संपन्न नहीं थी, या उस टाइम के जो बैठे हुए शासक थे उनकी इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी, तो वो अपनी जो शौर्य दिखाना चाहते थे वो दिखा नहीं सके। और देश की भूमि की खातिर, रक्षा की खातिर प्राणों की आहुति देनी पड़ी उनको। कौन कौन था उनके परिवार में? उनके परिवार में पत्नी थी उनकी, तो मृत्यु के बाद में 3 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में से वो देहावसान हो गया था उनका। टीबी की बीमारी हो गई थी। क्या उनके शौक में रहती थी पति को खोने? हाँ, स्वाभाविक है, शौक में रहना, तो उसमें कहाँ दिक्कत है, वो तो रहेगी सही। जब किसी का भी पति अगर इस अवस्था में अगर छोड़ के चला जाता है तो स्वाभाविक शौक में रहना। तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? आप उनके भाई हैं, उनका परिवार तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हाँ, तो जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो पेंशन जो हुई थी वो मदर के नाम से हुई थी, श्रीमती करण कंवर के नाम से। उन्होंने ही ताजिंदगी उन्होंने पेंशन प्राप्त की और समय समय पे आर्मी वाले यहाँ अकोस्ट लेने भी आया करते थे। भाई आपको किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं है, कोई गांव में आपको अननेसेसरी परेशान तो नहीं करता है। और यहाँ पे आर्मी में जो प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होते हैं सम्मानित करते हैं, तो गाड़ी आती थी यहाँ बाकायदा उनको लेने, हम साथ जाया करते थे। आर्मी वालों का अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सिविल प्रशासन
उन्होंने कभी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। नीली परिवार। हाँ, क्योंकि उनके नाम से जो ज़मीन अलॉट हुई थी 11 बीघा ऊपर विश्वा, तो अभी भी वो गैर खातेदारी में चल रही है। वो माता जी का देहांत हो गया तब भी उनके खातेदारी में नहीं आई वो। ये उन्होंने सरकार ने ये दिया था केवल मात्र एक भूमि, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वो भी गैर खातेदारी में चल रही है। मतलब उस पर भी पूरी तरीके से अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है हमारा, अधिकार तो है लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। मालिकाना हक नहीं मिल सका अभी परिवार में क्या सभी आर्मी में थे या वो मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरे जो एल्डर थे, मेरे पापा से बड़े वाले, तीनों द्वितीय विश्व विजेता रहे हैं। जी। उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, तो जो भी रियासतों के पास सेनाएं थी उनको सेनाएं भेजनी पड़ती थी, और जिस राजा के पास अगर सेना नहीं तो स्वयं युद्ध में जाकर लड़ना पड़ता था। आपने मुझे जैसा कि बताया कि इनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जी। उसका रीज़न क्या था? रीजन ये था कि वो मिसिंग में थे। पूरी कंपनी जो है वो उसका डेड बॉडी नहीं मिला किसी का भी। तो कोई भी हो, आर्मी हो या कोई भी हो, तो पहले जब तक बॉडी नहीं मिलती जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। फिर ये भारत पाकिस्तान वार आ गया 3 साल बाद ही, तो उनकी पेंशन को काफ़ी टाइम लगा था। जब आर्मी पुलिस वगैरह, सिविल पुलिस वगैरह सब संतुष्ट हो गए कि वास्तव में यहाँ वो किसी तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं है और वो शहीद हुए हैं। थोड़ा सा आप अपनी भाभी के जीवन पे प्रकाश डालें, कैसा था उनका जीवन उस टाइम जब उनके हस्बैंड आर्मी में थे? तो मेरा तो बाल्यकाल था, बिल्कुल मैं तो माइनर एज में था, मैं समझ ही नहीं पाता था। लेकिन मुझे हल्की हल्की याद है कि मेरी जो भाभी साथी अच्छी थी स्वभाव से और पढ़ी लिखी भी थी उस ज़माने की। जिला भिंड से एक बालाजी बंथरी गांव हुआ करता है, उस वक्त वहाँ पे डिग्री कॉलेज था उस ज़माने में। तो वहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी सब पढ़ी लिखी थी उस ज़माने में भी, ग्रेजुएट थी उस ज़माने में भी। लेकिन पति के वियोग के कारण उनको क्षय रोग हो गया था। इलाज भी काफ़ी करवाया, लेकिन इलाज उस टाइम टीबी भी एक तरह से, जैसे आज बहुत सी बीमारियां, उस तरह से वो भी लाइलाज बीमारी में गिनती आया करती थी उसकी भी। तो सर आपके भाई भारतीय सेना में थे, तो आपका कभी मन नहीं हुआ कि मैं भी इसी में बहुत मन हुआ मेरा। मेरे को चाइना के नाम से मतलब इतना गुस्सा आता था कि चीनियों को मैं मार दूं, इतना गुस्सा आता था मेरे को चीन के नाम से। फिर मेरा इसमें चित्तौड़ सैनिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मेरे माँ साहब ने जो है वो वापस मेरे को नहीं जाने दिया। मतलब उनकी याद आती है तो कैसे? मतलब याद तो बहुत आती है सर मैडम, बहुत आती थी याद, बहुत ही याद। अभी भी कभी कभार जैसे हवाई जहाज़ में उड़ रहा हूँ मैं भी, इस तरह से बहुत याद आती थी उनकी जो गांव वाले कहानियाँ सुनाया करते थे। गांव में इतने लोकप्रिय थे, अगर कोई 2 आदमी अगर लड़ भी रहे हैं तो उनको देख के अपने आप चुपचाप हो जाया करते। हाँ, और बहुत ज़्यादा लगा होता गाँव। अभी मतलब उनके साथी तो नहीं रहे, लेकिन मैंने आज से 20 साल पहले उनके साथियों के मुझसे सुना, उनके आंसू आ जाया करते थे कि ऐसा व्यक्ति इतना सुंदर, मतलब आपके मेहमान भी नहीं आता होगा, इतना सुंदर व्यक्ति था। अच्छा। हाँ, बहुत खूबसूरती थी और इतनी शील स्वभाव, जो दूर से देख के मुस्कुरा जाते थे। मतलब इतने देशभक्त है कोटा में, जी। वो भी आज शहीद हुए, उनको काफ़ी बरस हो चुके हैं। उनके परिवार को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रशासन को चाहिए, सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रशासन की होती है। आर्थिक स्थिति कैसी है, उनको आर्थिक सहायता मिले। और ठीक है, कहने में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि साहब शहीद परिवार हैं, समय समय पे इतना
बड़ा वो उसको डेकोरम बना देते हैं कि सब पूछो मत हो, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं रहती मैडम, ये हकीकत बात है। न कोई सुनता है। ये वक्त वक्त पे थोड़ा आप जैसे आ जाते हैं तो ज़रूर प्रशासन के उस पे वो रेंग जाती है, अन्यथा कोई पूछता नहीं है। जी, आपके जब तक एक शहीद होता है तो लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं, उसके परिवार का बहुत सम्मान होता है, लेकिन जब वो चला जाता है, विदा हो जाता है दुनिया से, उसके बाद उसके परिवार की क्या सिचुएशन होती है? ऐसे मैडम जैसे गुलाब सिंह जिहाड़ा थे, मेजर हवलदार निमोला, बड़े भाई साहब के साथ ही शहीद हुए थे। तो उनके लड़के जो हम भाई भाई होते हैं, वीरेंद्र सिंह नाम है उनका, तो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मेरी भी 4 बहनें थी, उनकी भी 3 बहनें थी। उनकी शादी होना, उनको मतलब स्कूल में फीस जमा करवाना, बहुत आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको। मतलब यूँ देखे कि आंसू आ जाते हैं जब वो स्थिति हमारे को मतलब माताजी जो है विलाप करती रहती थी। 4 बहनें थी परिवार में, अगर पिताजी नौकरी पे नहीं जाएं तो फिर घर की ये नाव कैसे चले। तो हमारे को रोटियां नसीब नहीं होती थी। कौन बनाए कौन का, आसपास के पड़ोस के जो रहते थे वो बना बना के लाते थे, हमारे को खिलाते थे। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें, एक दिन नहीं बरसों तक। फिर हालात कैसे सुधरे? हालात धीरे धीरे, कोई भी चीज़ हो तो धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियाँ सामान्य होती, और वो करना भी पड़ता है, विश्वास भी करना पड़ता है, क्या किया जाए। परिवार का जीवन कैसा था उसका? परिवार का जीवन ठीक ठाक था वैसे तो, क्योंकि मेरे पिताजी भी सर्विस में थे और बड़े भाई साहब भी सर्विस में थे, थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी, तो इसलिए ठीक ठाक गाड़ी गुड़क रही थी मतलब। लेकिन भाई साहब के जाने के बाद में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। तो आप लोगों ने जाना कि जगमल सिंह जी के परिवार से, उनका जीवन के बारे में हमने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि हमारे देशभक्त सिर्फ यही है, ऐसे जाने कितने देशभक्त हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। कई परिवार ऐसे होते हैं कि जो उनकी यादों में तड़प तड़प कर ही अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। हम प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि जितने भी देशभक्त हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। नमस्कार।